जो हमें बताएंगे हर एक बात का विश्लेषण, एग्जिट पोल का भी विश्लेषण करेंगे। लिए चलते हैं, निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत आपका निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि हम एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल दिखाते हैं। क्या लग रहा है आपको? आवाज पहुंच रही है निरंजन पोद्दार जी? ठीक है, कोशिश करते हैं, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन चूंकि विश्लेषण जरूरी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग जो दल हैं उनके नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि दावे और वादे दोनों ही ओर से किए गए हैं। बीजेपी जहां दावा कर रही है 400 पार का, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, कांग्रेस के, जो ये दावा कर रहे हैं कि 295 प्लस सीटें लेकर आएंगे। तो किसके दावे और वादे पर जनता ने एतबार किया है, ये पता चलेगा 4 जून को। लेकिन एग्जैक्ट पोल के जरिए आज हम वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे कि आखिर लोगों ने किस पर एतबार जताया है। देश का सबसे सटीक मेगा एग्जिट पोल, जिसके जरिए आपको बताएंगे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष किसके वादों पर जनता ने एतबार किया है, किसे पहनाने वाली है जनता जीत का ताज और कौन हार का स्वाद चखने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। मेगा एग्जिट पोल में आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट पोल, सबसे नतीजे, आंकड़े सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक भी, क्योंकि हम हैं सबसे बड़ा नेटवर्क जिसके पास है सबसे बड़ी टीम। तो 2024 के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। नजरें क्यों टिकी हुई हैं ये भी आपको बता रहे हैं। विदेशी मीडिया पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। मिथिलेश जैमिनी जी गेस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। बताइए जरा मिथिलेश जैमिनी जी, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी हमने सुना दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। अभी देखिए, निश्चित रूप से दोनों दलों को उम्मीद है, भाजपा को उम्मीद है अपने सबसे पावरफुल पॉलिटिकल जो उनके पास एक लीडर है, जो 2001 के बाद जिसने कभी हार नहीं देखी है, तो उस नेता के दम पर उनको दम है कि जो उन्होंने वादा किया है, जो नारा लगाया है आपकी बार 400 पार, उस पर दम है। तो दूसरी तरफ जो लगभग 52% वोट हैं जो बिखरे हुए थे, उनको एक साथ साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता जी और तमाम दलों ने मिलकर ये कोशिश की है कि क्या मोदी के जो जीत का अविरल रथ चल रहा है 2001 से लेकर 24 तक आ गया है, उसे रोका जा सकता है क्या। उसके लिए वो लामबंद हुए हैं। अब वो कितना कामयाब होंगे वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि पहली बार मोदी जी को विपक्ष ने कुछ मुद्दों से हटाकर, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जो एसटी एससी का वोट डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने कहा कि 400 पार किस लिए चाहिए, क्या संविधान में बदलाव की है दरकार, और उस मुद्दे को उन्होंने तूल पकड़ा और उसमें तो कहीं अगर बिल्कुल रविंद्र, हम सुना रहे थे कि किस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के और आने वाले आंकड़ों को लेकर के, नतीजों को लेकर के चर्चा लगातार जारी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जिनका परिचय मैं चाहता हूं आप करवाएं। बिल्कुल, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ बने हुए हैं और आशीष चतुर्वेदी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले जरा उन्हीं को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आशीष जी से सवाल करेंगे। जी, ये जो चुनाव है और इनके जो नतीजे आने वाले हैं वो ये बताते हैं कि जो टर्नआउट है वो कितने % बढ़ता और कितने % घटता है। तो लगता है जैमिनी साहब को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कोशिश करेंगे जैमिनी जी से जुड़ जाएं। लेकिन तो पहले बड़ा सवाल ये कि जब वोटिंग परसेंटेज गिरा है तब ये लगाया जाता है कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता है। जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तब भी उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन 1999 में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भाजपा फिर सत्ता में आई थी। तो लेकिन जो तमाम स्टडी की जा रही है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारा कार्डर बेस्ड वोटर है, वो वोट देने निकला है, वोट देने नहीं निकला है तो विपक्ष का वोटर नहीं निकला है। और वो कितनी उसमें सच्चाई में दम है वो है। लेकिन जो टोटल वोटिंग परसेंटेज देखे तो 1.5% के लगभग डाउनफॉल आ रहा है।
तो पिछले जो 284 सीटें जब 2014 में जीती थी, उसमें 189 सीटें जिन पर वोटिंग परसेंटेज 2019 में बढ़ा और 172 सीटें बीजेपी ने जीती। ऐसे 93 सीटें थी जिनमें बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घटा और उसमें 83 सीटें जीती। यानी जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो लगभग 90% रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की स्थिति में भी और मामूली घटने की स्थिति में भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है धारा 370 खत्म होने के बाद में, वो पूरे विश्व की उस पर नजर है कि मोदी ने जो एक नया प्रयोग किया, जो एक सपने में नहीं सोचा जा सकता था कि कश्मीर में धारा 370 हटाई जा सकती है, 35A हटाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या फिर धारा 370 हटाने का, और इन्हीं मुद्दों के दम पर बीजेपी आशीष चतुर्वेदी से सीधा मैं सवाल करने की कोशिश करता हूं। अभी हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। आशीष जी, मेरी आवाज मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मिल रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल। आशीष जी, ये देखिए, अभी कुछ ही देर पहले इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा एक साथ दिखाई दिया, एकजुटता और एकता उनकी तरफ से दिखाई दी। एनडीए और बीजेपी की एकता क्या 4 जून को दिखेगी क्या? आशीष जी बोलिए। मुझे लगता है कि ठीक है। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रियंका जी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं आशीष जी आशीष जी तक आवाज नहीं आ रही है और प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रियंका सवाल करें। लेकिन देखिए, 2024 का अहम क्यों है ये चुनाव? ये अहम इस वजह से कि दलितों, आदिवासी, वंचितों को सरकारी योजनाओं में प्रमुखता एक तरह से कहा जाए कि मिलेगी, और देश से गरीबी दूर करने की पीएम मोदी ने जो गारंटी दी है, क्या उस गारंटी में भरोसा जताया इस बार वोटर ने? प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये पीएम मोदी की गारंटी भी दी गई। और क्या वोटर ने इन 7 चरणों में पीएम मोदी की गारंटी पर वोट किया है, या फिर इंडिया गठबंधन के जो वादे किए गए, जो वचन पत्र उनकी तरफ से दिया गया, उस पर उन्होंने भरोसा जताया है? ये भी देखने वाली बात होगी। और सशक्त भारत की गारंटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। अगर मुद्दों की, महाभारत की अगर हम बात करें रविंद्र, तो इस बार मुद्दे जो काफी अहम रहे, उन मुद्दों पर भी नजर डालते हैं कि गारंटी का मुद्दा जो प्रधानमंत्री एक बहुत अहम बात है जो पॉइंटर यहां पर आया था निकल के, कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई चुनाव नहीं हारा है, कोई चुनाव नहीं हारा है। क्या वो इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए, मतलब निजी तौर पर भी कभी चुनाव नहीं हारा है, और जब पार्टी के नेता के तौर पर निकले, अगर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री वापस से बनते हैं, मोदी जीतते हैं, तो नेहरू के बाद ये पहला मौका होगा जब तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये कितनी मेहनत की गई, 75 दिनों के चुनाव प्रचार में रैली, रोड शो और इवेंट, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 206 का ये आंकड़ा, 206 का ये आंकड़ा था। 206 का आंकड़ा होता है, जो विपक्ष से अगर हम देखें, राहुल गांधी से तुलना करें तो करीब करीब डबल का आंकड़ा है। ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है 206, जिसमें रैलियां भी शामिल है, रोड शो भी शामिल है, और इवेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दूसरे किए गए वो भी शामिल है। 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए गए तमाम मीडिया हाउसेस को, और उन इंटरव्यू के जरिए हर एक सवाल पर, हर एक मसले पर उन्होंने अपनी बात को रखा, जवाब दिया। अगर हम दूसरी बरक्स अगर देखते हैं विपक्ष की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहां दिए गए, कितने इंटरव्यू दिए गए इस तरीके से? देखिए, राहुल गांधी का आंकड़ा आ गया, 107 रैलियां राहुल गांधी के हिस्से में है, करीब आधी। 140 से ज्यादा रैलियां जो है प्रियंका गांधी ने की। राहुल गांधी से ज्यादा जो है एक्टिव मोड में दिखाई दी है तो प्रियंका गांधी। लोकसभा चुनाव में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, रैली 115 की गई और रोड शो भी 100 के पार उनकी तरफ से किए, 50 के आसपास किए गए। लोकसभा चुनाव प्रचार में रैलियां किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से गए, 107 रैली, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने 100 का आंकड़ा तो पार किया, लेकिन वो बीजेपी के दिग्गजों और स्टार प्रचारकों के आसपास भी कहीं रैलियों के जरिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपैरिजन अगर तुलना करें दो नेताओं में, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियां की है, कितने इवेंट किए हैं, वो राहुल गांधी से लगभग डबल हैं, दोगुने हैं। और कि चुनाव क्यों अहम है, इसके जरिए तो लगातार आप तक बात जा ही रही है। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी बने हुए हैं, हमारे साथ मिथिलेश जैमिल जी हैं, बाबूलाल धायल भी हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं, बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। बाबूलाल धायल, मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगा, अगर आपको आवाज मिल रही होगी तो। और सवाल यही है कि एग्जिट पोल पर भी क्या नजर है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की इस वक्त जयपुर ऑफिस में? तो बाबूलाल, अगर आपको आवाज मिल रही है, एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ ही देर में हम जनता के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए माहौल क्या है वहां पर?
मुझे लगता है मेहमानों के पास चलना चाहिए स्टूडियो। हेमंत, आशीष जी आवाज मिल रही है आपको? मैं सवाल यह कर रहा था इससे पहले कि आज तो इंडिया गठबंधन की एकता एकजुटता दिखाई गई है कैमरे के सामने। एनडीए बीजेपी का कुनबा कब जुड़ेगा एक साथ? देखिए रविंद्र जी, अभी आपने इंडी गठबंधन की एकजुटता की बात की। आप देखिए, ये वो गठबंधन है जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से गठबंधन कर रहा है। इसका जो प्रमुख है, कांग्रेस इसकी प्रमुख घटक दल है। और हम बात करें टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने बंगाल में जहां आज चुनाव हो रहे हैं, अंतिम चरण के चल रहे हैं, उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। 42 की 42 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर के लड़ रही है। आज पंजाब में भी चुनाव है, हम खड़गे जी के पीछे केजरीवाल जी को भी देख रहे थे। मतलब ये बड़ा अजीब सा दृश्य था रविंद्र जी कि केजरीवाल जी आपके पीछे खड़े हुए हैं यहाँ पर, और पंजाब में जहाँ वोटिंग चल रही है वहाँ पे आपका कांग्रेस का मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी से चल रहा है। तो ये जो गठबंधन है ना, वो उनकी स्ट्रेटेजी है, बता रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी है क्योंकि अगर एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मैं बताता हूँ आपकी उनकी स्ट्रेटेजी ये है। उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये सारे लोग जो हैं, अधिकतर वो लोग हैं जो कि किसी न किसी भ्रष्टाचार के कारण केस में फंसे हुए हैं। ये अधिकतर लोग हैं जो कि या तो वन मैन पार्टी है या फिर एक पारिवारिक पार्टी है, उससे ये लोग चल रहे हैं। तो कोई इनमें आप देखिए वैचारिक रूप से कोई एकजुटता नहीं है। ये केवल स्वार्थ के कारण आए हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त जयपुर में मौजूद आइए, वो बात कर रहे हैं वहां पर। मेरे ख्याल से दामोदर अग्रवाल हैं, उनसे बात कर। क्या आप उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? बेशक तोड़कर आगे जाएंगे, अधिक अंतर से जीतेंगे। आपके पूर्व सहयोगी ने 6,10,000 से ज्यादा वोटों से भीलवाड़ा सीट फतह की थी, आपका क्या दावा है? उस समय भी कार्यकर्ताओं ने जिताया और जनता ने आशीर्वाद दिया। आज भी कार्यकर्ता और जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए बेहतर रिजल्ट आएगा। आपको भीलवाड़ा में राजस्थान का मोदी कहा जाता है और काफी वक्त आपने नरेंद्र मोदी के साथ में गुजारा है। उनकी जो हैट्रिक होगी उसमें भीलवाड़ा की किस तरह से भागीदारी आप देख रहे हैं? भीलवाड़ा प्रचंड बहुमत से जीतकर रिकॉर्ड कायम करेगा और इस बार भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व जब भी संसद में होगा तो आप सबका सीना 56 इंच का होगा। 56 इंच का होगा। एग्जिट पोल जो है उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस वक्त। आपको क्या लगता है बीजेपी का जो विजयी रथ है वो कहां पर जाकर ठहरने वाला है? चुनाव परिणाम क्रिस्टल क्लियर है, जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतदाता को मालूम है कि मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं। और मैं राजस्थान में चुनाव लड़ने के बाद में तेलंगाना और कलकत्ता में मोदी जी का रोड शो करके आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, तेलंगाना में जहां हमको 8 विधानसभा जीते केवल, इस बार 8 से अधिक लोकसभा जीत रहे हैं। और बंगाल राजस्थान से ज्यादा सीटें भाजपा की जिता रहा है, क्योंकि हम तो 25 से ज्यादा जिता नहीं सकते, वो 25 से ज्यादा जिता रहे हैं। जी, जो इंडी गठबंधन है, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है उस तरह की आंधी नहीं थी जिस तरह 2014 और 2019 में मैंडेट दिया था देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को। आपने क्या महसूस किया भीलवाड़ा से लेकर के तेलंगाना में, उड़ीसा में और बंगाल में? मुझे लगता है कि इस बार पिछले 5 साल के मोदी जी के कार्यकाल के कारण मोदी जी के प्रति समर्थन, भाजपा के प्रति झुकाव पहले से अधिक बढ़ा है। और ये आंधी नहीं है, प्रचंड तूफान है जो मोदी जी को आज तक की ऐतिहासिक सीट दिलाएगा। रही बात कांग्रेस की, उनको और बोलना भी क्या है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख सकते हैं, उनको छूट है